Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में इसका पार्ट 1 लिया था, आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने बहुत सारे जो है इंफॉर्मेशन देखी थी इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की या हड़प्पन सिविलाइजेशन की, कि इसका नाम कैसे पड़ा, कौन कौन सी इसकी जो है वो मेन सिटीज़ हैं, जो बहुत ही उस समय जो है काफ़ी प्रोबेबली बहुत ही ज़्यादा जो है वो डेवलप्ड थी। देन इसके बाद हम लोगों ने अलग अलग आर्टिफैक्ट्स देखे थे, अलग अलग एविडेंसेस देखे थे, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस, कि पर्टिकुलर किस सिटी से हमको कौन कौन से स्पेशल एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग लेकर आऊंगी। टाउन प्लानिंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी तक की जितनी भी सिविलाइजेशन है उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें जो टाउन प्लानिंग मिली है, जो एक्सकवेशन में हमें जो द पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द टाउन, वो जिस तरह का पैटर्न हमें मिला है, उसको देख के इतना आश्चर्य हुआ है आर्कोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को, कि ये आज से 2-2,500 साल पहले की सिटी है जहाँ पे इतना परफेक्ट जो है वो इनका प्लानिंग हुआ करता था। तो अब ये प्लानिंग क्या थी, किस तरीके से उन्होंने अपने टाउन्स एंड सिटीज़ डेवलप किए थे, ये डेफिनेटली हम लोग देखेंगे। लेकिन इसके पहले की वीडियो स्टार्ट करें, आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पे इसके पीडीएफ, इन सभी वीडियोस के पीडीएफ भी इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। देन शैल वी स्टार्ट द वीडियो नाउ। The first is town planning. That is, town planning was the prime specialty of the Harappan culture. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर बाकी सारे आर्टिफैक्ट्स और बाकी सारी खोज को अगर हम असाइड कर भी देते हैं, क्योंकि बाकी और दूसरी जगह से प्री वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड के भी हमें काफ़ी सारे जो है आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, लेकिन अगर हम स्पेशली टाउन प्लानिंग की बात करते हैं रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो दैट इज ऑसम। Each town was divided into two main part. On higher ground was built the fort that housed the ruling class and the priestly class. From the foot of the fort area was spread the human settlement of the other classes. People of many communities lived there. अब क्या है भैया, देखिए इसमें जो है वो मोस्ट ऑफ द सिटीज़, जैसे कि हमने देखा था कि जब मैंने आपको अलग अलग सिटीज़ की डिटेल्स दिखा दिया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि धौलावीरा एक ऐसी सिटी थी जो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, है ना। लेकिन बाकी की जितनी भी सिटीज़ थी वो 2 पार्ट में डिवाइड थी, जिसमें कि एक अपर पार्ट होता था और एक लोअर पार्ट होता था। अपर पार्ट ऑब्वियसली ऐसा माना जाता है कि ये शायद रूलिंग क्लास को या प्रीस्टली क्लास को जो है वो मतलब बिलोंग करता था। ठीक है। और जो लोअर पार्ट था, मोस्टली इट वाज द कॉमन ह्यूमन सेटलमेंट, जो आम जनता थी उनके लिए जो है वो निचला हिस्सा बनाया जाता था। एंड इट इज ऑल ओवर सेम, हर एक सिटी में ऑलमोस्ट ये सेम पैटर्न था, सेम पैटर्न वो फॉलो करते थे। और जो हायर पार्ट था दैट इज कॉल्ड सिटाडेल। सिटाडेल कहते हैं उसको, लाइक हम इसको राजप्रसाद कह लें, महल कह लें, राजाओं के रहने का दुर्ग कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। मोस्टली ऐसा माना जाता है, आर्कोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये अपर पार्ट जो था ये बिलोंग करता था रूलिंग क्लास से, या तो राजा या उनका कोई भी जो है वो महंत होगा, या जो भी लाइक जो भी हायरार्की रही होगी वो उस प्लेस से बिलोंग करते थे। Okay, the towns are encircled by a high wall made of burnt bricks. और पकी हुई ईंटों से, डेफिनेटली हमें पकी हुई ईंटें मिली हैं, घर जो हमें मिले हैं, जो एविडेंसेस हमें मिले उसमें हमको पकी हुई ईंटें मिली हैं, और उनसे जो है वो बहुत ही बड़ी दीवारों से इन दुर्ग को या इन जो टाउन्स को है जो है वो घेरा जाता था। मोस्ट प्रोबेबली वो शायद समझते होंगे कि किसी भी तरह के जो इन्वेडर्स हैं उनसे बचाने के लिए, या जानवरों के, जंगली जानवरों के हमले से बचाने के लिए, हो सकता है किसी तरह की कैलामिटी से, क्योंकि रिवर साइड था तो पानी जो है वो बाढ़ के समय शहर में ना घुसे, उससे भी बचाने के लिए इसको जो है वो बनाया गया होगा। सो दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट द टाउन वाज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट. The higher part is belongs to the ruling party, and the lower part was belong to the human settlement, the common people. Okay, now houses. अब घर पे आते हैं। ये तो हो गया एक ऑल ओवर टाउन प्लानिंग। अब हम आ जाते हैं घर। घर किस तरीके के मिले हैं हमको, जो खुदाई के अवशेषों से जो हमें पता चला है उसमें
पहली चीज तो ये है कि द हड़प्पन पीपल यूज बर्न ब्रिक्स, वो जो है वो पकी हुई ईंटों का ही यूज करते थे अपने कंस्ट्रक्शन में। ओके, द ब्रिक्स हैड अ जनरल proportion of 4:1. These burn bricks were used in building the town of हड़प्पा, मोहनजोदारो, रोपर एंड मेहरगढ़ एक्सेट्रा। अब इनका जो ब्रिक का जो प्रपोर्शन होता था, जो मटेरियल का जो प्रपोर्शन होता था, मिट्टी होता होगा, चूना चूना रहता होगा या गिट्टी रहता होगा, बारीक रेत रहती होगी, इसका जो प्रपोर्शन था वो 4:1 हुआ करता था। और हमें हड़प्पा में, मोहनजोदारो में, रोपर में, मेहरगढ़ में इसी तरह की एक तरह की जो है वो पकी हुई ईंटों से बने हुए घर के एविडेंसेस मिले हैं। नॉर्मली ईच हाउस हैड अ ड्राइंग रूम, बेडरूम एंड किचन। अब देखिए अलग अलग जो है वो सेपरेशन भी है घर के अंदर, है ना। ड्राइंग रूम अलग है, यानी मेहमानों के बैठने के लिए जगह है। देन इसके बाद जो है एक बेडरूम है, यानी सोने की व्यवस्था अलग है, और किचन। ईच हैड अ स्पेसियस वरांडा, अ बाथरूम एंड अ वेल नियर बाय। ऑलमोस्ट हमें हर घर में एक कुआं मिला है, पानी का सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, वेदर दे आर लिविंग असाइड ऑफ द रिवर बट दे हैव देयर ओन सोर्स ऑफ वाटर इन देयर हाउसेज ओनली। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक स्पेसियस बरांडा, बरांडा मतलब खुला हुआ जो है हिस्सा है घर में, वहाँ पे डेफिनेटली फैमिली गैदरिंग होती होगी, कुछ ओकेजनली जो है वो कुछ रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए वगैरह वगैरह, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो हर घर में हमें जो है एक स्पेसियस वरांडा मिला है, एक बाथरूम मिला है, नहाने के लिए भी इन्होंने स्पेशल जगह बनाई हुई है, और हर घर में, लगभग हर घर में हमें एक कुआं मिला है। The wastewater was drained out of the house into the main drain of the town. और यही नहीं, ड्रेनेज पैटर्न अभी हम देखने वाले आगे कि किस तरीके से यहाँ जो है वो घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी है उसकी भी बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत बढ़िया था, जो कि घर से बाहर निकल के बाहर की बड़ी नाली से जुड़ जाया करता था। नाउ द रोड्स। अब घर की बात तो हो गई, मोस्टली रोड्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो इनकी प्लानिंग थी वो 90 डिग्री एंगल पे, हर रोड एक दूसरे को जो है 90 डिग्री एंगल पे क्रॉस करते थे। लेट्स सी, रोड्स वर वेरी वाइड इन हड़प्पन टाउनशिप, क्रिस क्रॉसिंग द टाउन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ जो है ये एक दूसरे को क्रिस क्रॉसिंग करके बनाए गए थे। ईच क्रॉसिंग वॉज वर्टिकल विथ प्रीवियस ऑफ लाइट पोस्ट ऑन द क्रॉसिंग। अब आप देखिए कितनी मतलब लाइक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मॉडर्न सिटी में घूम रही हूँ अभी इस हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग की बात करते हुए। मेरे दिमाग में वो इमेजिनेशन चल रहा है, आई एम जस्ट वॉकिंग इन अ टाउन हु हैज़ ऑल द टाइप ऑफ द फैसिलिटीज़। अब जो है सड़कें तो एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करती थी, 90 डिग्री पे कट करती थी साइड ही साथ सड़क के किनारे जो इन्होंने लाइट की भी व्यवस्था की हुई थी। ठीक है, हो सकता है कंदिल हो सकता है मशाल हो, किसी भी तरह के दिए रखने की, या कोई भी मतलब प्रॉपर इन्होंने जो है वो कुछ ना कुछ व्यवस्था की हुई थी। द ड्रेन्स वर कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन दैट stretched to the farthest extent of the town. Commenting on the Harappan roads, E.G.H. Mackay appreciated the fact that the straight wide roads with vertical crossing acted as ventilators for the town and kept the town free of pollution thereby. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? सी, पहला तो हम देखते हैं कि जो ड्रेन्स थे घर से निकलने वाले, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि घर में बाथरूम था और बाथरूम से एक आउटलेट जो है वो वेस्ट वाटर को बाहर निकालने के लिए बाहर की गली से जुड़ता था। गली के कॉर्नर में जो है नालियां होती थी, और वो सारी नालियां जो है पूरे टाउन का पानी लेकर बाहर, जो कि एक बड़ा नाला होता था, उससे जुड़ के पूरी जो टाउन का पानी है जो है पूरे नगर का पानी बाहर निकाल दिया जाता था। सो दैट इज द बेस्ट सिस्टम ऑफ द ड्रेनेज। ओके, अब दूसरा जो आ जाता है E.G.H. मेके के अनुसार जो है वो रोड्स का वर्टिकली क्रॉसिंग जो था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न था। इसके पीछे भी एक साइंस है। उन्होंने रोड्स एक तो वाइड थे, बहुत चौड़े रोड्स थे, दूसरा ये वर्टिकली क्रॉसिंग करते थे, और एक तरीके से ये सिटी के लिए वेंटिलेटर्स का काम करते थे, यानी ये अपने आप ही साफ हो जाया करते थे। इनकी ये मतलब जो है वो क्वालिटी रहती थी कि हवा की जो है वो हवा की ब्लो की वजह से, उसके फ्लो की वजह से जो है रोड्स मोस्ट प्रोबेबली अपने आप ही साफ हो जाया करते थे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है।
नाउ ग्रेट ग्रैनरी। अब इसके पहले एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, जो हमें कुछ ग्रेट लाइक बिल्डिंग्स मिली हैं लाइक ग्रेट ग्रैनरी, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। इसके पहले हम लोग एक बहुत ही ग्रेट जो है वो एक फीचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज ग्रेट बाथ। उसको मैंने वहाँ पे इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि वो पर्टिकुलर मोहनजोदड़ो से रिलेट करता है, और ग्रेट बाथ की तरह ही हमें ग्रेट ग्रैनरी भी मिली है। सी द प्रोमिनेंट अमंग द हरप्पन बिल्डिंग्स वॉज द लार्ज ग्रैनरी. It was located in the fort area. Many stone floors formed it together. Each stone floor was 16 meters long and 6 meters wide. To the south of the floor were rows of circular floor meant for harvesting. No doubt the granary was immensely useful in the time of flood, storms or drought. अब देखिए ग्रेनरी जो है, मैंने आपको बताया था कि हमें 6 कंटिन्यू ग्रेनरी मिली है, और ये जो है काफ़ी मतलब इनकी जो फ्लोर है वो स्टोन से बनाए गए हैं, पक्के बनाए गए हैं, और इनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 16 मीटर और 6 मीटर है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर ये 6 जो बड़ी बड़ी हमको ग्रेनरीज मिली है, मोस्ट प्रोबेबली दे हैव टू स्टोर देयर फूड। अब वो फूड क्यों स्टोर करते थे, इसका उनको नॉलेज था कि इन द टाइम ऑफ द कैलामिटी, एनी फ्लड और स्टॉर्म और ड्रॉ, अगर इस तरह की किसी भी तरह की कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो उस समय हमारे पास अनाज पर्याप्त भंडार में होने चाहिए, ताकि हमें इस तरह की खाने पीने की या जो है सर्वाइव करने की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मोस्ट प्रोबेबली ग्रेट ग्रैनरी बनाने का रीज़न यही रहा होगा। नाउ ड्रेनेज पैटर्न। अब ये आ गया ड्रेनेज पैटर्न। इसमें आप इमेज में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एक घर से निकलने वाली नाली जो है वो सड़क के किनारे बनी हुई नाली के साथ अटैच हो रही है। द ड्रेनेज सिस्टम वॉज द प्रिंसिपल अट्रैक्शन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। अब देखिए साफ सफाई की बात आती है ना, जब जैसे कि अभी हमारे देश में भी स्वच्छता अभियान जो है चल रहा है, और हर सिटी अपने आप को साफ रखने की कोशिश कर रही है, और स्वच्छता अभियान के परिणाम स्वरूप हमें एक बहुत ही साफ सुथरी सिटी इंदौर देखने को मिली। तो अब स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है, चाहे वो हमारे शरीर की स्वच्छता हो, हमारे घर की हो, हमारे समाज की हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, सोशली हो, किसी भी तरह की साफ सफाई जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और इस इम्पोर्टेंस को इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ऑफ द टाउन वो गंदगी को, चाहे वो कैसी भी गंदगी हो, पानी की गंदगी हो, घर में यूज़ किया हुआ वाटर हो, प्रोडक्शन में यूज़ किया हुआ वाटर हो, उनको प्रॉपरली वो जो है शहर से बाहर फेंक देते थे। Big drains were dug on either side of the roads and burned bricks were used in making these drains. पक्की ईंटों का ही उपयोग इन नालियों को बनाने के लिए किया गया है जो रोड के दोनों साइड थी। The drain were covered, not exposed. अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो नालियां थी ये कवर्ड थी, और इनमें पर्टिकुलर कुछ डिस्टेंस के बाद जो है होल्स होते थे। अब ये होल्स क्यों होते होंगे, डेफिनेटली ताकि टाइमली रैंडमली वो इन नालियों की सफाई कर सके। These drains passed through the town to the outskirt where they terminated in a big well. और ये जो ड्रेन्स हैं ये शहर के किनारे पर एक बड़े से नाले में या एक बड़े से कुएं में मिल जाते थे। The small drains of each houses were connected to the big drain across the front of the house. और जैसे कि अभी मैंने बताया कि घर से निकलने वाली जो छोटी नालियाँ होती थी वो गली में आने वाली नालियों के साथ जुड़ती थी, और गली की नालियाँ बाकी जो है वो बाहर जाके बड़े नाले से जुड़ती थी, जो कि शहर के बाहरी सीमा पर एक वेल में या फिर एक गड्ढे में जो है वो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता था। Thus the waste water and refuges of each house were drained out finally to the big well outside the town. और इसी पैटर्न के साथ घर से निकलने वाला जितना भी वेस्ट वाटर होता था उसको शहर के बाहर निकाल दिया जाता था। द सिस्टम हेल्प टू प्रिवेंट फाउल स्मेल एंड पॉल्यूशन। अब ये सिस्टम क्यों था, नालियाँ क्यों ढकी जाती थी, ताकि नालियों में से बदबू ना आए और शहर जो है वो साफ सुथरा रहे। अब ये तो हो गया हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड टाउन प्लानिंग। इसमें एक चीज़ और मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे कि जब मैं पढ़ती थी तब मुझे हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने काफ़ी सारी इसके बारे में बताया था। तो उन्होंने ये भी कहा था कि हाउसेस जो थे उनमें जो मेन गेट होते थे वो सामने की तरफ, रोड की तरफ ना होकर पीछे की तरफ होते थे। अब ये पीछे की तरफ होने का क्या रीज़न था, पीछे की तरफ होने का मोस्टली ये रीज़न रहा होगा कि सड़कों पर से उड़ने वाली धूल जो है वो घरों में डायरेक्ट ना आ पाए। अगेन द हाइजीन पर्पस,
हो सकता है, और कई बार हमें जो है वो सिर्फ बरामदे की तरफ से जो है वो दरवाजे मिले हैं और सड़कों की तरफ हमें खिड़कियां मिली हैं। तो ये भी एक अलग पैटर्न जो है वो यहाँ पे हाउसेस का हमको देखने को मिलता है। Now come on the other important aspects of this Indus civilization. The next one is religious beliefs. Yes, किसी भी civilization का अगर हम history जानना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उसकी religious pattern को भी हमें समझना होगा। See, there are generally two aspects of Harappan religion: conceptual और philosophical and practical और ritualistic। कॉन्सेप्चुअल मतलब उनका एक कॉन्सेप्ट था, हमें अलग अलग इमेजेस मिली हैं, हमें अलग अलग लाइक जो है मृण मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ मिली हैं, स्टेच्यूज मिले हैं, तो उसके थ्रू हमें उनका कॉन्सेप्ट पता होता था। कॉन्सेप्चुअल मतलब दे प्रेज मदर नेचर ऑल्सो, ओके। एंड प्रैक्टिकल और रिचुअल्स, इसके अलावा कौन कौन से रिचुअल्स वो फॉलो करते थे, ठीक है। जैसे कि ग्रेट बात है, अब ग्रेट बात है तो इतना बड़ा जो है ग्रेट बात बना हुआ है, तो डेफिनेटली वो पर्टिकुलर किसी कॉमन ओकेशन को परफॉर्म करने के लिए, कोई रिचुअल परफॉर्म करने के लिए बनाया गया होगा। सो वी हैव टू आस्पेक्ट्स related to the Harappan religion. The first is conceptual and the second one is ritualistic. The available evidence indicates that the religion of the Indus people comprised of, अब हमें ये जो हमने दो अलग अलग एस्पेक्ट्स डेवलप किए हैं, ये किस बेसिस पे किए हैं, तो डेफिनेटली हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिसके आधार पे हम अपनी बात कह पा रहे हैं। द फर्स्ट इज द वर्शिप ऑफ द मदर गॉडेस। सी द इमेज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, ये जो है एक मृण मूर्ति मिली है मदर गॉडेस की, और माना जाता है कि इनकी वो पूजा करते थे। वर्शिप ऑफ अ मेल डीटी, प्रोबेबली द लॉर्ड शिवा। और जैसे पशुपति नाथ की हमको सील मिली है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी, तो इससे भी हमको ये पता चलता है कि वो एक मेल जो डीटी है या एक जो पुरुष देवता है, उसमें भी वो बिलीव करते थे। वर्शिप ऑफ एनिमल्स, नेचर, सेमी ह्यूमन और फैबुलस, प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी हुई सभी चीज़ों को वो प्रेज करते थे। वर्शिप ऑफ ट्रीज इन देयर नेचुरल स्टेट और ऑफ देयर इनड्वेलिंग स्पिरिट, या तो वो सीधे सीधे वृक्षों की पूजा करते थे या उसमें पर्टिकुलर किसी स्पिरिट को इमेजिन करके जो है वो उनकी पूजा की जाती थी। वर्शिप ऑफ इनएमिनेट स्टोन्स और अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक लिंगा और योनि सिंबल, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि हमें योनि और लिंग के जो है वो स्टोन सिंबल्स मिले हैं, तो इससे भी हमें पता चलता है कि वो आदि पुरुष की पूजा करते थे, उसमें बिलीव करते थे। Crematism as illustrated in the worship of the sacred Indians burns. Faith in amulets and charms indicatives of the demophobia and practice of yoga. These characteristics suggest that the religion was mainly on an indigenous growth and the lineal progenitor of Hinduism, which is characterized by most of the feature. अब जैसे कि हमें ये अलग अलग योगा की प्रैक्टिस हुई है, देन सैक्रिफाइसेस के भी हमें ऑल्टर्स भी मिले हैं, है ना, यज्ञ वेदियाँ भी मिली हैं, देन मृण मूर्तियाँ मिली हैं, माना जाता है कि सिंधु नदी की मूर्ति हो सकती है, वो सिंधु नदी का प्रतीक हो सकती है। देन इसके बाद वो नेचर को प्रेस करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे, शिव और जो है सती का हमको सिंबॉलिक जो है ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। तो ये सारे कंसोलिडेटली ये प्रूव करते हैं कि दे मोस्टली बिलोंग्स टू द हिंदुइज्म। वो हिंदुइज्म वाला ये जो वैदिक पीरियड के पहले वाला जो काल है, वो हिंदुइज्म को जो है वो उसमें बिलीव करते थे। तो मोस्टली उनका रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस थी वो हिंदुइज्म पे डिपेंड करती थी, ओके। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के आधार पे ही हम कह पाते हैं। नाउ सोशल स्ट्रक्चर, अब बात हो गई हमारे नगर नियोजन की, इसके बाद आ जाता है उनका सामाजिक नियोजन। समाज किस तरह का होता था, कौन से लोग होते थे, किस तरह से काम करते थे, उनकी जो इनकम ऑफ सोर्सेस क्या क्या थे, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमें ट्रेडर्स के और जो वर्कमैनशिप्स है उनके काफ़ी सारे एविडेंसेस हमें मिले हैं। सो लेट्स सी द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। द हड़प्पन सोसाइटी अपीयर्स टू हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 sections, with an elite class associated with the citadel, a well-to-do middle class, and a relatively weaker section occupying the lower town, which was generally fortified.
अब जैसे कि हमने कहा कि जो जितने भी टाउन्स थे वो दो पार्ट में डिवाइड होते थे, द अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट हमने देखा था कि मोस्टली दिस पार्ट इज बिलोंग्स टू द एलिट पीपल, एलिट क्लास और द रूलिंग पीपल, है ना, जो शायद वहाँ पे शासन करते होंगे, जो वहाँ के जो है वो क्या कह सकते हैं उनको, जो हायरार्की रही होगी रिलीजियस बेसिस। हालांकि ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, हम साफ साफ तो नहीं कह सकते, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो डिवीज़न था लोअर और अपर क्लास का, ये इकोनॉमिक बेसिस पे हुआ करता था या सोशियो रिलीजियस बेसिस पे हुआ करता था। At Kalibangan, it appears that the priest resides in the upper part of the citadel and performed rituals on fire altars in the lower part of it. अब कालीबंगन में हमें थोड़ा सा एक अलग चीज देखने को मिली है, वो ये है कि जो प्रीस्ट होते थे, जो पंडित होते थे या पुजारी होते थे या इस तरह का कोई भी जो व्यक्ति होता था, वो अपर पार्ट में रहता था, लेकिन वो लोअर पार्ट में आके जो है अपनी पूजा वगैरह को जो है परफॉर्म करता था. So it is all about the social structure. Mainly we just have to get that the Harappan civilization or the Harappan society was divided into three main parts: the upper class, middle class and lower class. नाउ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, दैट बिलोंग्स टू द सिटाडेल और द अपर पार्ट. इस इमेज में आपको सिटाडेल की इमेज काफी अच्छे से दिखाई दे रही है. जो उठा हुआ भाग इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज बिलोंग्स टू द सिटाडेल. ये जो है वो राजा से रिलेट करने वाला जो है पार्ट है. एंड द लोअर पार्ट डेफिनेटली इट इज शोइंग द एरिया ऑफ द कॉमन पीपल. See, it is also difficult to ascertain that what kind of political setup was prevailed at the time of the Harappan civilization. अभी तक हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमारे सामने आ चुकी है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हमारे सामने नहीं आ पाई हैं. उनमें एक ये भी है कि अभी तक हम लोग जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में कंफर्म नहीं है. द एंटायर एरिया ऑफ द इंडस एम्पायर वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड from one capital with a few regional administrative center और provisional capitals. अब ऐसा माना जाता होगा कि इनका जो एक ओवरऑल एक एंटायरली एक जो है एम्पायर होता होगा. मोस्टली इट इज बिलोंग्स टू मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, दैट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन. और बाकी की जो भी टाउन्स होते थे वो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स या प्रोविजन के रूप में काम करते थे, प्रोविंसेस के रूप में काम करते थे. There were several independent states or kingdom, each with cities like Mohenjo-daro in Sindh, Harappa in Punjab, Kalibangan in Rajasthan and Lothal in Gujarat as their capital. और शायद हो सकता है कि हर एक स्टेट अपने आप में इंडिपेंडेंट रहा हो. मोस्टली हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को हम इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप सिटीज़ मानते हैं, लेकिन अपने अपने एरिया में इनमें से हर एक का अपना अपना जो है वो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रहा होगा. According to Dr. Ram Charan Sharma, they mostly focused on economy and trade. So might be the polity of Harappans were in the control of the traders group or Vanik वर्ग. अब यहाँ पे डॉक्टर रामचरण शर्मा का जो है थॉट इंक्लूड करना एक मतलब हमें इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझने में मदद करेगा. उनके अकॉर्डिंग जो है इनकी ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं वो अपने ट्रेड एंड इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करते थे. वाणिज्य और व्यापार पे इनका ज़्यादा ध्यान था, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर वेल ऑफ रहना है, इकोनॉमिकली अगर हम सेटल्ड रहेंगे तो रहना है तो हमें दूसरे देशों के साथ व्यापार भी करना पड़ेगा, व्यापारिक संबंध बनाने पड़ेंगे. सो दे मोस्टली फोकस्ड ऑन द इकोनॉमी एंड ट्रेड. और इसीलिए ऐसा माना जाता है, ऐसा श्री रामचरण शर्मा जी का मानना है कि अगर ये इकोनॉमिक और ट्रेड पे फोकस करते थे तो इनका शायद पॉलिटिकल जो पावर था वो ट्रेडर्स ग्रुप्स के हाथों में होता था, दैट इज कॉल्ड वणिक वर्ग. ऐसा जो है वो हिस्टोरियन का मानना है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द डिस्पोजल ऑफ द डेड. अब डेथ के बाद ये डेड बॉडीज को किस तरीके से डिस्पोज करते थे. Okay, scattered burials as well as discrete cemeteries have been found at many major sites. The skeleton remains are few in comparison to the size of settlements and the population that may have lived on them. The general practice was that skeletons were placed in an extended position with the head towards the north. Earthen pots containing food grains etc. were placed in the grave and in some cases the body was buried with ornaments.
Cremation was also practiced, which has been proved by many cinerary urns or the other receptacles containing clackened human bones and ashes together with vessel offering for the use of a dead person in the next life. अब देखिए यहाँ पे जो है वो डिस्पोजल ऑफ द डेड, यहाँ पे हमें दोनों तरह के ही जो है वो जो है एविडेंसेस मिले हैं, हमें ग्रेव्स में मिली हैं और क्रेमेशन के भी जो है वो क्रेमेशन के भी हमें एविडेंसेस मिले हैं। ग्रेव्स जो मिली उसमें स्केलेटन के साथ साथ हमें फूड ग्रेन के कंटेनर्स मिले हैं, कुछ ऐसे जो है बरियल्स हैं जहाँ पे हमें ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्रेमेशन के भी हमें जो है वो काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले हैं। इसमें जो ह्यूमन बॉडी से के जलने के बाद जो राख और जो हड्डियां बच जाती हैं वो भी हमें मिली हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों ही तरह के डिस्पोजल प्रोसेस को फॉलो करते थे, वेदर दे बरीड द डेड बॉडीज और दे बर्न द डेड बॉडीज। ओके, नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हमारा सबसे बड़ा जो है मतलब जो है कहना चाहिए कि एक स्ट्रगल चल रहा है इसको रीड करने के लिए कि जिस दिन ये पढ़ी जाएगी उस दिन हमें एक्चुअल जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो हिस्ट्री है वो एक्चुअली हमारे सामने आ जाएगा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द सिंबल्स एंड स्क्रिप्ट्स। Clay and stone tablets unearthed at Harappa, which were carbon dated 3300 to 3200 BC, contain trident shaped and plant-like marking. It is a big question as to if we can call what we have found true writing, but we have found symbols that have similarities to what became Indus script, said Dr. Richard Meadow of Harvard University, Director of Harappan Archaeological Research Project. अब हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल रिसर्च प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रिचर्ड मैडो, उनके अकॉर्डिंग जो है हमें वैसे तो स्क्रिप्ट नहीं मिली है, हम आज तक जो है इसकी स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन जो स्क्रिप्ट हमें मिली है दैट इज सिंबॉलिक, है ना, ये सांकेतिक भाषा है और हो सकता है कि सांकेतिक भाषा यही जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट भी हो। We found 64 basic symbols and from 200 to 300 letters of Harappan script. अब हमें ऑलमोस्ट कितने सिंबल्स मिले हैं? लगभग 64 तरह के अलग अलग सिंबल हमें मिले हैं और साथ ही साथ अलग अलग वर्ड्स को अगर हम स्टडी करते हैं तो 200 से 300 तक के लेटर हमें मिले हैं। The Harappan script is pictorial and even written from right to left and from left to right in alternate lines. अब देखिए ये सबसे अच्छी चीज़ है इसकी, काफ़ी जो है एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है इनका लिखने का कि एक तो ये पिक्टोरियल है, पिक्टोरियल मतलब सिंबॉलिक है, सिंबल्स के थ्रू जो है ये लिखने की या बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, ये एक लाइन राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, दूसरी लाइन लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड बैस्ट्रोफेडम। क्या कहलाती है ये टेक्निक? दैट इज कॉल्ड बैस्ट्रोफेडम। अब ये जो टेक्निक है इसमें ये क्या करते थे, पहली लाइन जो है इन्होंने राइट टू लेफ्ट लिखी है, दूसरी लाइन जो है वो लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, देन फिर इसके बाद राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। तो ये जो है एक बिल्कुल ही अलग पैटर्न है लिखने का, एंड दिस पैटर्न ऑफ दिस टेक्निक इज कॉल्ड बैस्ट्रोफेडम। तो ये कुछ जो है इमेजेस मैंने आपको यहाँ पे शेयर की हैं, कुछ सील्स हैं, सील्स में हमें अलग अलग पैटर्न्स दिख रहे हैं, अलग अलग सिंबल दिख रहे हैं, जैसे स्वस्तिक का सिंबल है, एलिफेंट का सिंबल है, यूनिकॉर्न का भी सिंबल हमें मिला। यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू कि यूनिकॉर्न का भी जो हमें सील पे पैटर्न मिला है, तो ऐसा माना जाता है कि शायद उस समय यूनिकॉर्न रहा होगा। देन इसके बाद इसकी साइड में मैंने कुछ आपको टैबलेट्स जो है शेयर की, इमेजेस टैबलेट्स की शेयर की है, इनमें कुछ कंसोलिडेशन है, कुछ लेटर्स हो सकते हैं या शायद ये कुछ बेसिक सिंबल हो सकते हैं, इसके थ्रू वो कुछ कहना चाह रहे हैं। ये कुछ डेफिनेटली कुछ इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, कुछ नाम हो सकते हैं, वॉट एवर इट इज़, अभी तक ये कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। तो इस तरीके से ये सिंबल्स और स्क्रिप्ट जो है जिस दिन ये पढ़ ली जाएगी हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट, उस दिन बहुत बड़ा एक और हिस्ट्री ओपन होगा। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। डेफिनेटली आप अपने कमेंट्स मुझसे शेयर कर सकते हैं।
इसका आप डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए डांगी एकेडमी के, और इस वीडियो का PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।